खूंटी की रहने वाली एक महिला को रांची के एक अस्पताल में बंधक बना के रखा गया था। फॉलोअप ने आप तक ये खबर पहुंचाई कि किस तरह से एक मां को उसके नवजात बच्चे से अलग रखा गया और 23 दिनों तक वह नवजात बच्चा बकरी का दूध पीकर अपनी मां का इंतज़ार करते रहा। फॉलोअप में खबर चलने के बाद उसके बाद सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता तक शिकायत पहुंचने के बाद इस मामले की जांच करने सीआईडी की एक टीम जेनेटिक अस्पताल पहुंची और उसके बाद महिला को वहां से मुक्त कराया गया। आज इस मामले में बड़ा अपडेट ये हुआ कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया और हेल्थ सेक्रेटरी को सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में जो कुछ भी बातें निकल कर सामने आई, ये कोई नया मामला नहीं है और ऐसा नहीं है कि इकलौता मामला है। झारखंड सहित पूरे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल के ज़रिए ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या कुछ हुआ जिस पर न सिर्फ पुलिस एक्शन में आई बल्कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आज जो पीड़िता सुनीता देवी हैं, जो खूंटी ज़िला के रनिया की रहने वाली हैं, उनके घर पर सरकार के तमाम पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, उन्हें सरकारी लाभ दिया जा रहा है। इसी मसले पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए अतुल गेरा जी हैं। अतुल गेरा की भी इस पूरे प्रकरण में जो है अहम भूमिका रही, किस तरह से महिला को निकाला जाए वहां से और कैसे उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए, इसमें इनकी अहम भूमिका रही। अतुल जी, आखिर इस प्रकरण में खास करके खूंटी की महिला को जिस तरह से बंधक बना के रखा गया, उनके पति ने जो आरोप लगाया, पुलिस की कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, ऐसे मामले तो हर दिन आपके पास भी आते होंगे, शिकायत आते होंगे, तो लोग आखिर क्या करें कि आखिर इसी तरह कार्रवाई हो और प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल जो पैसे लूटते हैं वो चेतें? देखिए, मुझे तो लगता है और ख़ासकर इसमें तो ये इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ था कि एक नवजात शिशु को माँ से अलग कर दिया गया। और मुझे लगता है किसी भी माँ बाप ने अगर ये न्यूज़ को पढ़ा होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने कई लोगों को पूछा भी कि इस बाप के जगह अपने रख के देखो, माँ की जगह अपनी पत्नी को रख के देखो, इस बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख के देखो। और बहुत लोग मुझसे बात करते करते बात नहीं कर पा रहे थे, भावुक हो जा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। इतना डिस्टर्बिंग है ये कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये समाज को अब सोचना पड़ेगा, अब लोगों को ना, अब सच में मुझे लगता है कि हम लोग इसको लिखते रहे हैं अपने अपने तरीके से, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया में मौका मिलता है, कि ये सब इतने बड़े मुद्दे हैं और अब लोगों को ना आके बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर बोलना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, इनको टोकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उदासीनता है बहुत ज़्यादा, कि लोगों को लगता है कुछ नहीं होगा, एक होपलेसनेस है। आप कभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर में भी हम लोग इसको सोशल मीडिया में डालते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं उसमें कि कुछ नहीं होने वाला। और लोग हो चुके हैं, जो स्थिति रही है इस 3-4 सालों ऐसी बन गई है कि लोगों में कोई होप ही नहीं बचा है। लेकिन आई थिंक आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये सेट होगा और हम लोग को उम्मीद है अब सरकार, मतलब किसी का भी जो मन है ना पसीज जाएगा। मतलब इसमें भी अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर लगता है कि जैसे समाज में कुछ बचा ही नहीं। तो उम्मीद है आज हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि एक समाज के लिए, कि ऐसे अगर संस्था में लोग होंगे जो इस तरह नीचे जा सकते हैं और ऐसे ऐसे लोग अगर अस्पताल चलाएंगे, तो ऐसे लोग, अच्छा ये हमने कि देखा, जो अस्पताल के मालिक डॉक्टर होते हैं, जो खुद अस्पताल अपना खोलते हैं, चलाते हैं उसमें, और जो ऐसे लोग जो सिर्फ एक कमर्शियल एस्पेक्ट से अस्पताल चलाना चाहते हैं, उसमें एकदम बड़ा ये विजिबल डिफरेंस दिखता है हम लोगों को। और ये हम लोग कई बार बोलते रहे हैं, और ये तो एक हर चीज़ नियम से चीज़ें बंधी हुई हैं, और जिनको नियम और कानून का पालन कराना है, अगर वो इनको ढीला छोड़ते हैं तो वो अपना काम अगर इस तरह करते रहेंगे, तो मुझे लगता है बड़ा कड़ा समय आ गया है, लोग जाएंगे कहाँ। तो ये मेरा सवाल वही था कि अगर किसी से अस्पताल में उन्हें लगता है कि अधिक पैसा लिया जा रहा है, किसी को लगता है कि मेरे मरीज को बंधक बना के रख लिया गया, या कहीं डेथ हो जाता है और उसके बाद उनके मरीज को छोड़ा नहीं जाता, पैसा जो बकाया है, लोग कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें? देखिए, मुझे लगता है कि अब तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फोरम हैं, एक्स है, लोग उस पर डालें। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों को पहले अपने डर से जीतना है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ये सोच के नहीं डालते हैं कि जो अस्पताल वाला है वो उसके मरीज़ को हानि पहुंचाएगा। तो पहला जो ये डर है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। कोई अस्पताल ये हिम्मत नहीं करेगा,
हो सकता है वो डराने की कोशिश करे, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं होगी कि वो मरीज़ को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने पर अगर वो आदमी अगर सच में आगे बाहर निकलकर उसके खिलाफ सही फोरम पे कंप्लेन करे तो बाद में वो अस्पताल बचेगा नहीं। तो ये हिम्मत कोई अस्पताल मुझे नहीं लगता है करेगा, लेकिन वो इस डर को उसके अंदर बनाने में कामयाब रहता है ज़्यादातर। या कई अस्पताल वाले अगर खुद उस डर को नहीं बैठा पाते हैं तो अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके माध्यम से मरीज़ को इस तरह डराते हैं जिससे वो मरीज़ सहम जाता है। और कई बार हमारे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है कि किसी ने हमें अपनी बात बताई है और जब हम लोगों ने फोरम पे बात रखा और उसके बाद अगला दिन देखते हैं मरीज का एक वीडियो आ जाता है बाहर की, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है और हम अपना सारा कंप्लेन वापस लेते हैं। तो मरीज से गलत पैसा लिया गया, मरीज से ज़्यादा पैसा लिया गया, वो आयुष्मान लाभ करता है फिर भी पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो उसे इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों में हमें भी समय लगेगा, वो हिम्मत डालना होगा। पुलिस के पास जाने का ही एक उपाय है। स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ जाकर शिकायत कर लें और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ऐसा एक्शन नहीं पाया है। और वैसे बहुत फोरम्स हैं, अब लोगों को जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक जिला का जिम्मा होता है, तो लोगों को डीसी को फ़ोन करना चाहिए, एसपी को फ़ोन करना चाहिए, एसएसपी को करना चाहिए, एसडीओ उसके लिए बहुत कारगर होंगे। तो एक नहीं तो दूसरा ट्राई करना चाहिए, दूसरा नहीं तो तीसरा, हम तो यही कहेंगे। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको धोखा दिया जा रहा है, इलाज के बारे नहीं बताया जा रहा है, गलत पैसे लिए जा रहे हैं, और अगर वो उसको ये समझ आ जाता है कि अगर वो आयुष्मान लाभ करता है फिर भी पैसे लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि उसको बाहर आके लड़ना चाहिए। आयुष्मान में भी शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल, आयुष्मान में तो 14555 जो नंबर है वो उस पर करें। हालांकि आयुष्मान ने भी इधर बहुत हम लोगों को निराश किया है और ये समय हम लोग तब से ये नोटिस कर रहे हैं जिस वक्त से ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य से मुख्यमंत्री हुआ है। तो मुझे लगता है झारखंड एक पॉलिटिकल विक्टिम भी रहा है, खासकर आयुष्मान में, कि एनएचए की जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसकी रुचि भी थोड़ी कम हुई है। आई डोंट नो इसका उसके साथ क्या नाता है, लेकिन जिस समय से ये हुआ है, ये जो एक्शन हम लोग पहले देखते थे, जो रुचि एनएचए की दिल्ली की जो देखते थे, वो बहुत कामयाबी से रिप्लाई भी करते थे और कामयाबी से लोगों का रीएड्रेसल करते थे, उसमें बहुत कमज़ोरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई ऐसा एक फोरम बनाना चाहिए जहां पर निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए कंप्लेन करने पर तुरंत एक्शन हो? क्योंकि रांची के आप देख रहे हैं कि मीडिया में खबर लगातार छप रही है कि ऑटो वाले से लेकर एम्बुलेंस वाले तक को पैसा दिया को पहुंचाने के लिए। कई ऑडियो अभी वायरल हो रहे हैं डॉक्टर के कि अलग अलग ज़िले के अलग अलग हॉस्पिटल से टाई अप है, वहाँ के सदर हॉस्पिटल से सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं और सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं मरीज़, और घर का जानवर हर कुछ बेचकर वो पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट हम लोगों ने ये राय भी बहुत बार दी है, कुछ जहां मौका मिला ऐसे उपायुक्त को भी दिया जिला में जाकर, कि आपके यहाँ से जितने एम्बुलेंस जाते हैं तो सरकार एक पोर्टल बनाए और उसको ट्रैक करे, वो जिला भी ट्रैक करे कि हमारे ज़िले से अगर कोई रेफ़र होकर रिम्स जा रहा है तो वो रिम्स में पहुंचा कि नहीं। मतलब एक वो कॉमन पोर्टल हो कि रिम्स को भी पता हो कि मेरे पास इस 12 या 14 ज़िले से आज 100 मरीज़ आने वाले हैं। ये रिम्स को पहले पता चल जाएगा उस पोर्टल के माध्यम से, जब वो वहाँ से रेफ़र करेगा और उस पोर्टल में एंट्री करेगा उस पेशेंट की क्या स्थिति है। तो रिम्स को भी तैयारी करने में आसानी होगी कि आज 24 घंटे के अंदर कौन कौन मरीज़ मेरे पास कितने देर में कौन पहुँचने वाला है। अगर वो मरीज़ यहाँ नहीं पहुँचता है तो फिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर से तुरंत वो संज्ञान ले वो जिला के लोग कि आपने उस मरीज़ को रिम्स क्यों नहीं पहुँचाया, वो कहाँ गया। अगर वो आयुष्मान लाभ करता था तो क्या वो आयुष्मान किसी पंजीकृत अस्पताल में गया? अगर गया तो उसको वहाँ पैसे तो नहीं लग रहे हैं। तो ये एक बहुत सरल रास्ता है, ये ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आप बोलेंगे किसको? परेशानी ये है कि आज कोई बात करने वाला है ही नहीं। 4 से 5 स्वास्थ्य सचिव के मिलने का समय है, कोई नहीं मिल पाता है, वो हमेशा मीटिंग में रहते हैं। आप कोई भी चले जाएगा, उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। तो ये ऐसी स्थिति बन गई है कि आप बात किससे करेंगे? आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे, आपको स्वास्थ्य में कम से कम सब बहुत पता नहीं क्यों मजबूर दिखते हैं। कोई आपको ना जवाब देना चाहता है, कठोर कदम तो बहुत दूर की बात है। मतलब सरकार की जो व्यवस्था है उसे तो तोड़कर खत्म करने में ही व्यवस्था के लोग लगे हैं, और यही वजह है कि हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि क्यों नहीं रिम्स को बंद कर देनी चाहिए। और ऐसे में जब अब तो चूंकि जान बचाना है और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या सिविल सर्जन के पास भी जाकर शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बताऊं, किसी भी जो अस्पताल होते हैं, क्लिनिकल
एस्टैब्लिशमेंट में जो उनको अस्पताल चलाने का लाइसेंस सिविल सर्जन खुद देते हैं। आज इस केस में भी हालांकि सिविल सर्जन इस वक्त रांची में नहीं है, वो दिल्ली में है, मंडे को आएंगे, और हालांकि उनको ये सारी जानकारी सचिव ने उनको ज़रूर बताया होगा, हमें विश्वास है ऐसा, लेकिन सिविल सर्जन के पास वो अथॉरिटी है कि वो इमीडिएटली ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस सस्पेंड करें, कैंसिल करें। और इस अस्पताल के बारे तो हमें ये भी जानकारी मिली कि उसके ऊपर 1.25 करोड़ का पेनल्टी है, मतलब 62 कुछ केसेस हैं। 1.25 करोड़ का पेनल्टी है जी, और उसने बहुत ऐसे मरीजों को चीट किया। ये अस्पताल बता रहे हैं जेनेटिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी, ये तो अब सारे न्यूज़ में वो जो पीडीएफ है, जो ऑर्डर है, वो अब तो पब्लिक फोरम में है कि उसको 1,12,00,000 रुपए का ऑलरेडी फाइन किया गया है आयुष्मान से, और वो 1 सवा साल से आयुष्मान से सस्पेंडेड है। और वहाँ मरीज़, और ये जो जानकारी आ रही है कि वहाँ लोगों को आयुष्मान के नाम पे बुलाया जाता था। सिर्फ ये ऑटो वाले और ये जो एम्बुलेंस वाले जिनको वो खूब पैसे देते होंगे, उनको आयुष्मान के नाम पे उनको वहाँ ले जाते हैं कि आपका निःशुल्क इलाज होगा। और दर्शक अभी भी फ़ोन करके बता रहे हैं हम लोगों को खबर चलने के बाद कि वहाँ आयुष्मान के नाम पर अभी भी बुलाया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि आपका जो है काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैं जो आप जिक्र कर रहे हैं 1,12,00,000 का, जो हजारीबाग के व्यक्ति ने शिकायत की थी आयुष्मान में, उनका आवेदन पड़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि इन्हें भर्ती किया गया और कहा गया कि नहीं, सिर्फ 55,000 रुपये ही आपसे इससे कटेगा, और उसके बाद कैश लिया गया। ऐसा कोई शिकायत? बिल्कुल ऐसे बहुत शिकायत होंगे, और ऐसे ही ये तो वो शिकायत है जो रिकॉर्डेड हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर ये सस्पेंडेड थे तो सस्पेंशन के बाद तो कुछ रिकॉर्ड हुई नहीं होगी बातें, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कंप्लेंट बनकर यहाँ पहुँचे ही नहीं सीएस ऑफिस या किसी पोर्टल में, ग्रीवियांस पोर्टल में, उनको आयुष्मान के नाम पे। अब ये जो लोग हैं जो विक्टिम बने हैं, आप पाएंगे कि ये लाभकर्ता हैं ज़्यादातर। लाभकर्ता कौन है? बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही खूंटी, तोरपा, ऐसे गाँव के आदिवासी गरीब लोग। अब ये गरीब लोग एक बार, सिर्फ एक बार वहाँ पे एक बार मोटा पैसा दे पाते हैं, जैसे मंगरू दे पाया। मंगरू जो पैसा दे पाया, कैसे दे पाया? ज़मीन बेचकर, गाय बेच के, बैल बेचकर, बकरी बेच कर, जो भी उसके पास घर में था। तो ये यही हो रहा है कि वो एक बार उस पैसे को इनसे हासिल कर लेना है, और फिर उस आदमी के पास जीवन में कुछ नहीं बचेगा जीने के लिए। मतलब इससे दर्दनाक क्या होगा। और पूरा आयुष्मान का जो पूरा मकसद था कि जो आउट ऑफ पॉकेट मनी से बचाना और लोगों की जीवन स्तर, उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बेहतर करना है। कि जो पैसा स्वास्थ्य में उसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है और जिससे वो ज़िंदगी में अपने आगे नहीं बढ़ पाता है, अपनी ज़िंदगी की किसी एक बड़े पड़ाव में नहीं पहुंच पाता है, उसका जो पूरा मकसद था वो पूरी तरह फेल हो जाता है। और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो जो उसके पास जो पुरखों ने जो ज़मीन, एक आदिवासी के लिए सिर्फ एक ज़मीन होता है जो उसको सजो के रखता है कि उसकी वही पहचान होती है, उसको भी बेचने के बाद भी वो अपनी वाइफ को नहीं छुड़ा पाता है। तो ये स्थिति है। और मैं बताऊं, इसमें बहुत सारी और जानकारियां आपको और मिलेंगी, वहाँ और भी लोग होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पिछले साल मार्च में हमारी एक मित्र मीनाक्षी मुंडा वहाँ गई, खूंटी के एक ऐसे ही मरीज को वहाँ पे उसी अस्पताल में वहाँ 108 ने उतारा था, जबकि ये मैंडेट है और ये बहुत बहुत सीरियस मैटर था, बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग इतना ही उस वक्त 108 किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं उतार सकते। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसको सरकारी अस्पताल में मरीज को लेके जाना। जो बैठा मरीज है उसके परिजन चाहे तब बिल्कुल नहीं उठा सकता है, उसको हर हाल में सरकारी अस्पताल में लेके जाना है। और ये उसने रिम्स के लिए वहाँ पे उसको बैठाया, वो उसने उसको वहाँ पे उतार दिया। एक शाम या रात तक उसके 40,000 रुपये बिल उसको बना दिए गए थे, और वो वैसा व्यक्ति था जिसके पैर में चप्पल तक नहीं था। मेरा सवाल वही था कि क्या किस अस्पताल का क्या रेट है, इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है झारखंड? बिल्कुल है। हर अस्पताल को अपने यहाँ सारा रेट लिस्ट को डिस्प्ले करना है, लेकिन डिस्प्ले तो बहुत दूर की बात है। ये इंस्पेक्शन सवाल इसीलिए क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ का इलाज ऑर्किड हॉस्पिटल में जब कराने गया, सुबह 6 बजे भर्ती किया, 12 बजे तक मुझे 40,000 रुपये तक का बिल दिया गया। जब मैं पता किया तो पता चला कि 27,000 रुपये तक के सिर्फ ब्लड जांच हुए हैं। और वो जांच सोचे कि मैं तो दोपहर के बाद ही हॉस्पिटल से निकाल लिया उन्हें, उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया, पैसे ले लिए गए। देखिए, मैं आपको एक बात फोन करके भी नहीं बताया गया अभी तक। ये एक ऐसा इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अगर ये कहा था कि केंद्र सरकार इस पे अंकुश लगाए, नहीं तो वो CGHS रेट लागू करेंगे सारे अस्पतालों के लिए। मेरी भगवान से प्रार्थना होगी कि केंद्र सरकार ये नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट CGHS रेट लागू कर दे सारे अस्पतालों के लिए। और क्यों क्या होता है CGHS रेट? मतलब एक रेट डिफाइन होता है कि ये जो सरकारें करती हैं
कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, रेट की कैपिंग हो जाती है। और ये इतना इतना महत्व है इसका कि ये जो अस्पताल है ये आप सिर्फ कमाने का अड्डा नहीं बना सकते, ये हेल्थ एक सर्विस है और ये जीवन से जुड़ा होता है। तो इसमें कम से कम कमर्शलाइजेशन को हर हाल में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप शीशे का महल बनाते हैं, 5 स्टार फैसिलिटी, उससे इलाज नहीं होता। आप जो बाहर ACP लगा लेते हैं उससे भी इलाज नहीं होता। तो ये भारी भरकम ये दिखावट हटाकर जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उस पे किसी का फोकस ही नहीं है। आज सरकार भी रिम्स में बड़े बड़े सिर्फ मतलब मुझे बोलने में इतना दुख होता है, हम लोग ये हर बार लिखते हैं, ये सरकार में विभाग भी यही चाहता है कि ईटा बालू छड़ सीमेंट से लोगों का इलाज कर दे। जहां आपको व्यवस्था को अच्छी करने की ज़रूरत है वहां भी व्यवस्था के बारे ना सोच करके नया बिल्डिंग, नया कंस्ट्रक्शन, फिर 1400 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है। हर जगह यही स्थिति है। आप अच्छे डॉक्टर लाएं, आप नर्सिंग स्टाफ बढ़ाएं, आप अपनी सेवा विस्तार करें, आप मरीजों के आराम के लिए व्यवस्था बनाएं ताकि मरीज जाए। उससे बेहतर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप अपने सदर को सुदृढ़ करें। आखिर ये एक सीजेरियन ऑपरेशन, मेरे बच्चे हुए, मेरी जो पत्नी है उनका भी सीजेरियन हुआ, एक बहुत अच्छे अस्पताल में कराए, 40-50 हज़ार रुपया लग गया। हम सक्षम थे, हम वहाँ दे सकते थे, हमें वहाँ की कन्वीनियंस था, हम आना जाना आसान था, हमने वहाँ करा लिया। 4 लाख रुपया सीजेरियन, कहीं सुना है आपने? कोई भी व्यक्ति इस न्यूज़ को पढ़ेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि 4 लाख रुपए का बच्चे को वेंटिलेशन में रखना कुछ दिन था, उसका 39,000 उन्होंने बिल बताया। इसके अलावा क्या पैसे लगते हैं उसमें, किस चीज़ के पैसे? तो ये तो बहुत क्लियर है इस मामले में कि ये वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, जिसकी कंट्रोल सरकार को करनी है। हम दूसरे सबसे गरीब राज्य हैं जहां हमारे पास 42% BPL है। आपके पास 2 सरकारी अस्पताल है रांची में, सदर रिम्स, और बाकी सारी सदर अस्पतालों का हालत ख़राब है। आज खूंटी से एक सीजेरियन के लिए मरीज़ को क्यों रेफ़र किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप वहाँ पे रेफरल खूंटी सदर में उसे इलाज तो यही जवाब क्यों नहीं मिला। बिल्कुल, खूंटी सदर में अगर आप एक सीजेरियन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप? मदर एंड चाइल्ड, ये तो खूंटी मान लीजिए कि 50 किलोमीटर दूर था, बगल में भेज दिए। अगर यही यहाँ से 200 किलोमीटर कोई जिला करा था तब फिर क्या होता? सब जिलों में मुझे विश्वास है कि कम से कम मदर एंड चाइल्ड जो है वो सरकार का स्ट्रेंथ है। ये 2 चीज़ें हो जाती हैं, अगर वो भी वहाँ नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके अलावा हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। जैसे रांची एक ज़िला है, आप लोहरदगा जाएंगे, मैक्सिमम केसेस रेफ़र हो रहे हैं। अच्छा, पेपर में सिर्फ रिम्स रेफ़र होता है लेकिन मरीज रिम्स नहीं पहुँचता है, ये सच्चाई है, ये हर कोई जांच अखबार में छपने के बाद भी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग कितनी बार कहते आए हैं कि ये एक पोर्टल बनेगा, ये पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को ट्रैक करिए। शहर पूरे हमारे राज्य में जितने एम्बुलेंसेस कहाँ से कहाँ मरीज़ को लेके जा रहे हैं, इसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। ये जो कमीशन का खेल है, ये कमीशन आखिर कौन भरता है? अगर उसने 25,000 कमीशन दिया है मरीज को लाने के लिए तो ये मरीज के बिल में जुटेगा। जो जांच की आप बात कर रहे हैं, इतने महंगे जांच जिसमें 30-40% कमीशन दिया जाता है, वो आप ही दे रहे हैं। आज अगर सरकार चाहे तो उसमें 40% तो यूं ही रुपए नीचे कर सकती है। हम कमीशन का पैसा देने नहीं इलाज करा रहे हैं, हमें इलाज का पैसा देना है। सो सोचिए उसमें कमीशन का जो भार है वो हम मरीज सह रहे हैं, वो एम्बुलेंस का कमीशन भी हम मरीज सह रहे हैं। तो इस तरह ये सारा जो कमीशन का नेक्सस जो है, ये मरीज को यहाँ लाने का ये जाल, इसका भार किसके ऊपर पड़ा? अब ये रेट्स को डबल ट्रिपल करते चले गए, सरकार ने रोका ही नहीं। हम दूसरे गरीब राज्य, आप जिस सीएम को आपने 20 साल 25 साल में सुना होगा, हम गरीब पिछड़े राज्य हैं, हम गरीब पिछड़े राज्य हैं। लेकिन मतलब कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में जो लोग बैठे हैं उन्हें शेरो शायरी छोड़कर कम से कम व्यवस्था कैसे मजबूत ने की जाए, बहुत उस पर ध्यान किया, बहुत दुखी किया। कविता सुना के आप किसी का इलाज नहीं कर सकते। आप 2 शायरी, आपको बहुत कुछ सेंसिटिव सवाल पूछे जाते हैं, आपके ऊपर संवेदनशील जहाँ होने की ज़रूरत है वहाँ भी आप शायरी बोल के निकल जाते हैं। और पता नहीं लोगों के अंदर गुस्सा क्यों नहीं फूटता है। ये इतना बड़ा मुझे लगता है हमारे स्टेट के लिए इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए, और बिना किसी और मुद्दे के सिर्फ यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है मुझे लगता है हमारे स्टेट के लिए, जहाँ पे सब कुछ होते हुए आप स्वास्थ्य की जो हालत है इतनी बदतर है कि आप किसी घर में पूछ लेंगे, उसके पास एक कहानी होगा और उस कहानी में आपको दिख जाएगा कि उसकी बहुत बड़ी गाड़ी कमाई किसी ने ले ली इलाज के नाम पे। एक बार कोई बीमार पड़ता है तो 5-10 वर्ष तक टूट जाता है। बिल्कुल, वो 10 साल तो पीछे यहाँ के लाखों करोड़ों लोग हो गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए यहाँ पे लोगों का स्तर बढ़ ही नहीं रहा।
क्योंकि लोग कमाते हैं और फिर कोई अस्पताल उस पूरे पैसे को ले जाता है और पूरी कमाई टूट जाती है। देखिए, जब आदमी पैसे कमाता है, घर में फिर अच्छा भरण पोषण कर सकता है, अच्छा बच्चे पढ़ाई देता है, उस सब चीज़ के लिए, उस सुविधाओं के लिए और उस क्वालिटी ऑफ को ऊंचा करने के लिए जो वो पैसा कमाता है वो ही चला जाए तो वो घूम फिर के फिर गरीब हो जाता है। और जब आप गरीब हैं तो बहुत मुश्किल है जीवन, उससे बड़ा पीड़ा कुछ नहीं। बहुत मुश्किल है जीवन, और यही वजह है कि आप समझिए कि सुनीता के जो पति हैं मंगलू सिंह, उनके जीवन के सामने कितना बड़ा ये प्रश्न चिन्ह खड़ा था कल से पहले कि सब कुछ वो बेच चुके थे, अब उनके पास कुछ नहीं था। छोटे से बच्चे, नवजात बच्चे को लेकर बकरी का दूध पिलाकर उन्हें जिंदा रखे। तो ये कहानी और ये स्थिति सिर्फ मंगलू सिंह और सुनीता की नहीं है, बल्कि हर दिन सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो निजी अस्पताल से इसी तरह चूस लिए जाते हैं। व्यवस्था में बैठे लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर सचमुच में स्वास्थ्य का मुद्दा रहता उनके लिए तो शायद आज ये तस्वीर नहीं रहती। और यही वजह है कि इस चर्चा में हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर आप शिकायत कहाँ करें, और शिकायत करें तो क्या गारंटी है कि आपको उसी हिसाब से रिप्लाई मिले जिस हिसाब से सुनीता को मिला है। तो आपके पास ऑप्शन है, निराश होने की नहीं ज़रूरत है। जैसा कि अतुल जी ने बताया कि आप सिविल सर्जन के पास जाकर शिकायत करें, डीईसी के पास शिकायत करें, एसपी के पास करें, लोकल थाना के पास शिकायत करें। जहां लगे कि प्राइवेट अस्पताल जो है आपसे मनमाना फीस वसूल रहा है तो वहां जाकर शिकायत करें। आपकी शिकायत पर ज़रूर कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो अतुल गेरा जैसे लोग जो समाज में हैं उनसे संपर्क करें, वे आपकी आवाज़ बनकर सामने आएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in